गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना व विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास। इससे पिछली वीडियो में हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना व उसके परिवर्धन को अच्छे से समझा। तो चलते हैं आज इस टॉपिक पर मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पुष्प की संरचना को थोड़ा पुनः रिवाइज करना होगा। पुष्प की संरचना तो हमने अच्छे से पढ़ी थी और उसके बारे में हमें अच्छे से मालूम भी है कि पुष्प पादपों का लैंगिक जनन अंग होता है, जिसकी संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बाह्य दल, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग और नंबर 4 जायांग। ये चारों भाग मिलकर पुष्प की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें बाह्य दल प्रथम चक्र के रूप में होता है, दलपुंज द्वितीय चक्र के रूप में होता है, पुमंग जिसे नर जनांग या पुंकेसर भी कहते हैं तीसरे चक्र में होता है, और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जायांग। पुष्प का चौथा अंतिम भाग या चक्र जायांग कहलाता है, जिसे मादा जनांग भी कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं जायांग के बारे में। चलो तब पढ़ते हम जायांग की संरचना के बारे में। मादा युग्मोद्भिद की संरचना। आवर्त बीजी पादपों के पुष्पों में सबसे आंतरिक भाग या चक्र जायांग होता है, जिसे मादा जनांग भी कहते हैं। जायांग पुष्प का चौथा और अंतिम भाग होता है, जिसे मादा जनांग या स्त्री केसर के नाम से हम जानते हैं, जैसा कि हमने पुष्प की संरचना में इसका अध्ययन किया था। जायांग की आकृति फ्लास्क के समान होती है, जिसे 3 भागों में विभेदित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 वृत्तिका और नंबर 3 वृत्तिकाग्र। चलो तो इन तीनों भाग को पुनः छोटे से चित्र की सहायता से समझते हैं। इस प्रकार से मैं जायांग की या स्त्री केसर भाग की संरचना को बनाता हूँ। ये पुष्प का चौथा अंतिम चक्र मादा जनांग है। इसकी संरचना में 3 भाग हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं? नंबर 1 अंडाशय। जायांग का फूला हुआ अंतिम भाग या आधारीय भाग जो हमने स्त्री केसर की संरचना बनाई, उसका अंतिम फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। क्लियर है? अंडाशय के ऊपर यहाँ तक वाला भाग जो पतली लंबी नलिका के रूप में दिखाई देता है, वो वृत्तिका कहलाता है। ये वृत्तिका हो गया। वृत्तिका के शीर्ष भाग जो चौड़े चपटे रूप में दिखाई देता है, उसे हम वृत्तिकाग्र कहते हैं। वृत्तिकाग्र कहते हैं। वृत्तिकाग्र परागकणों को चिपकाए रखने का कार्य करता है। तो चलते हैं इनके बारे में हम फिर से अध्ययन कर लेते हैं। अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशयों में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो मोस्ट टॉपिक होगा, वो होगा बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखना, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी गोल संरचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अगला टॉपिक होगा बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। क्लियर है? उसके बाद वृत्तिका। अंडाशय के ऊपर पाए जाने वाले लंबे नलिकाकार भाग को क्या कहते हैं? वृत्तिका। अंडाशय के ऊपर जो लंबी नलिका दिखाई दे रही है वो वृत्तिका। अब उसके बाद आता है वृत्तिकाग्र, तीसरा भाग। वृत्तिका के शीर्ष भाग को वृत्तिकाग्र कहते हैं। वृत्तिकाग्र परागकणों को चिपकाए रखने का कार्य करती है।
जो वर्तिका है इसके शीर्ष भाग ऊपरी हिस्से को जो चौड़ा चपटा होता है, चिपचिपे प्रकार का होता है, उस भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये जो संरचना थी, ये संरचना हमें मादा जन्नांग या जायांग की संरचना को बताती है। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। हमने आपको बताया कि बीजांड जो सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है, बीजांड जायांग के अंतिम भाग अंडाशय में पाया जाता है। तो हमने पुनः जायांग की संरचना को बनाया। अब हम बात कर रहे हैं बीजांड की संरचना के बारे में। एक प्रारूपिक बीजांड गोलाकार आकृति की संरचना होती है जो कि अंडाशय में पाई जाती है। जायांग की संरचना हमने बनाई, जायांग के 3 भाग हमने बनाए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये 3 भाग हो गए। अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी गोलाकार समान संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में कि आवर्त बीजी पादपों में बीज का निर्माण कैसे होता है। तो हम बता सकते हैं निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात निषेचन क्रिया के पश्चात ही बीजांड बीज का निर्माण करता है। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं। तो चलो अब इस सूक्ष्म संरचना, गोल संरचना को हम अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप लगातार बने रहें। तो चले देखते हैं बीजांड की संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। हमने बीजांड की संरचना का डायग्राम बनाया। बीजांड हमें पता है कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड अंडाशय के अंदर गोल छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में उपस्थित होता है। अब मान लो मैं एक बीजांड बना देता हूँ, अंतिम भाग ये होगा, अंतिम भाग ऐसे डॉट डॉट करके बना दूँ तो अंडाशय के अंदर जो गोल संरचनाएं दिखाई देगी वो इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। इस प्रकार की जायांग की संरचना, ये संरचना यहाँ पर पाई जाती है। इस गोल संरचना को मैं बाहर निकाल के बड़ा करके देखता हूँ तो मुझे ये इस प्रकार की संरचना नजर आती है। इस संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, सबसे पहले हम उनके नाम याद करते हैं। पहला भाग दिखाई देता है बीजांड व्रंत, दूसरा अध्यावरण, तीसरा बीजांड द्वार, चौथा बीजांड काय और पांचवा भ्रूणकोश। हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो, बीजांड व्रंत, अध्यावरण, बीजांड द्वार, बीजांड काय और भ्रूणकोश। ये 5 भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चलो अब हम इन 5 भागों का अवलोकन डायग्राम की सहायता से करते हैं। सबसे पहले भाग आता है बीजांड व्रंत। व्रंत का मतलब होता है बीजांड में पाई जाने वाली डंठल नुमा या व्रंत नुमा संरचना बीजांड व्रंत कहलाती है। बीजांड व्रंत, ये वाला जो डायग्राम में नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, पतली डंठल नुमा संरचना बीजांड व्रंत कहलाती है। बीजांड व्रंत की सहायता से ही बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो ये वाला भाग, अब चलो डायग्राम पे चलते हैं। हमें ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, पतला डंडा वाला भाग, जो हमें ये संरचना, मैंने अभी जो पेन से, नीले पेन से इसको मैंने बनाई है, ये डंठल नुमा भाग बीजांड व्रंत कहलाती है। बीजांड व्रंत जिस भाग से अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है वह भाग बीजांड सन कहलाता है। तो क्लियर है, पहला भाग बीजांड व्रंत, बीजांड का डंठल नुमा या व्रंत नुमा भाग बीजांड व्रंत कहलाता है। बीजांड व्रंत जिस भाग से अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है वह भाग बीजांड सन कहलाता है। बीजांड सन का मतलब बीजांड का आसन, जहाँ पर बीजांड जुड़ा हुआ है। तो पहला टॉपिक बीजांड व्रंत क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है अध्यावरण। अध्यावरण का मतलब होता है कि बीजांड का बाह्य आवरण या बीजांड का बाह्य कवच अध्यावरण कहलाता है। तो अब हम डायग्राम पे चलते हैं। मैंने डायग्राम पे ये बाहर जो एक संरचना बनाई है गोल, जो बीजांड को घेरे हुए, ये वाली संरचना आपको नज़र आ रही होगी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा,
अध्यावरण या बीजावरण कहलाता है। तो क्या होता है ये, चलो देखते हैं। अध्यावरण बीजांड का आवरण अध्यावरण कहलाता है, जो निषेचन के पश्चात बीज चोल का निर्माण करता है। हमें याद रखना है कि बीजांड का कौन सा भाग बीज चोल का निर्माण करता है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बीज चोल का निर्माण अध्यावरण द्वारा किया जाता है। अध्यावरण का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। क्लियर है। बीजांड की संरचना में अब इसे देखते हैं। तो बीजांड के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इसका मुख्य कार्य बीजांड को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। दो बात क्लियर। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं भाई, बीजांड द्वार। तीसरा है बीजांड द्वार। अब इसे आप देखो, बीजावरण जो बीजांड आवरण है वो बीजांड को चारों तरफ से घेरे हुए, लेकिन कुछ हिस्से पर वो नहीं है, इस वाले भाग पर वो नहीं है, बीजांड वृंत नहीं है। तो हम कह सकते हैं बीज अध्यावरण मुक्त क्षेत्र, अर्थात बीजांड का वह भाग जिस पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है वह भाग क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। तो अब देखते हैं, अध्यावरण मुक्त क्षेत्र क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। अर्थात इस भाग पर बीजांड का आवरण नहीं पाया जाता है। जब निषेचन क्रिया होती है तो पराग नलिका इसी भाग से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। क्लियर है। तीन बिंदु हमारे क्लियर हो गए। अब चौथा भाग आता है बीजांड काय। इसका मतलब होता है बीजांड की बॉडी। अब हम क्या देखते हैं, हमारा अध्यावरण जो क्षेत्र है, अध्यावरण क्षेत्र के नीचे मृदु तकीय कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है या भाग उपस्थित होता है। मैं इसको पेन से ग्रीन करके बता रहा हूँ आपको, ये वाला भाग जिसको मैंने इस पेन से ऐसे ग्रीन किया है, ये संपूर्ण भाग जो मृदु तकीय कोशिकाओं का बना होता है क्या कहलाता है, बीजांड काय। तो क्या बता सकते हैं, अध्यावरण के नीचे पाए जाने वाले मृदु तकीय कोशिकीय क्षेत्र को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय का मुख्य कार्य पोषण प्रदान करना होता है। क्लियर है। तो चलो भाई, नंबर 4 बीजांड काय। अध्यावरण के नीचे उपस्थित मृदु तकीय कोशिकीय क्षेत्र बीजांड काय कहलाता है, जिसका उपयोग प्राय पोषण के लिए किया जाता है। उसके बाद पांचवा और अंतिम टॉपिक है भ्रूण कोश, जो मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। अब हम चलते हैं भाई दुबारी डायग्राम पर। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा अध्यावरण हो गया जो बाह्य आवरण का निर्माण कर रहा है। अध्यावरण के नीचे मृदु तकीय कोशिकाओं का क्षेत्र उपस्थित होता है जो बीजांड काय कहलाता है। अब हम देखते हैं बीजांड काय के अंदर गोल अंडाकार संरचनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये वाला क्षेत्र, ये वाला भाग जो मैंने बनाया है किसके अंदर दिखाई दे रहा है, बीजांड काय के अंदर। बीजांड काय के अंदर उपस्थित गोल अंडाकार संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कोश कहलाती है। यह बीजांड की मुख्य संरचना होती है जो कि बीजांड काय में धसी होती है। यह संरचना बीजांड की मुख्य संरचना है जो कि बीजांड काय में धसी होती है। निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूण कोश जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला भ्रूण कोश पांचवा भाग, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण कोश में। मैं लिख भी देता हूं, भ्रूण कोश। तो चलो सुनते हैं इसके बारे में। भ्रूण कोश यह बीजांड की मुख्य संरचना होती है जो कि बीजांड काय में धसी होती है। निषेचन क्रिया के पश्चात यह संरचना भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाती है। भ्रूण पोष एक प्रकार का पोषक उत्तक होता है जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस अध्याय में हमने आज इस अध्याय में आज हमने बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रूण कोश जो मुख्य संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना और इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम बीजांड के प्रकारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अच्छे से आपको ये गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए। आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अत्यधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।